हेलो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल फैक्टर। हम एबायोटिक फैक्टर डिस्कस कर रहे थे, आज हम डिस्कस करेंगे अडैफिक फैक्टर। अडैफिक फैक्टर वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल से रिलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जैसे क्या कहलाती है, पेडियोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। तो सॉइल क्या है? द अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, मतलब अर्थ के ऊपर जो ऊपर वाली सबसे जो टॉप मोस्ट है लेयर, और फर्टाइल ये वर्ड अगर आप मिस कर रहे हो तो वो सॉइल की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, उसे हम कहेंगे सॉइल। जो और फर्टिलिटी के कारण क्या है, वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट भी कर रही है। जो बकमन और ब्रैडी नाम के जो इकोलॉजिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग क्या है, सॉइल है एक डायनामिक लेयर, चेंजेस होते रहते हैं उसमें, और वो चेंजेस आपके पास केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस के बेसिस पे कंटिन्यूसली उसमें चेंजेस आते रहते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल कहलाएगी पेडियोलॉजी। अगर हम स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो ये देखिए कंपोनेंट्स, 45% पार्ट मिनरल मैटर है, 25% एयर है, और 25% आपके पास वाटर आ जाता है, और 5% ऑर्गेनिक मैटर है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। मिनरल मैटर जो 45% है वो सॉइल के अंदर जैसे जैसे रॉक्स की वेदरिंग हो रही है वैसे वैसे वो ऐड किया जाता है। और ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स आपके पास फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, मतलब फिजिकल प्रोसेस के बेसिस पे, जैसे टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, और ड्राइंग और वेटिंग की बारिश आ गई और वेट हो गई रॉक, और फिर सनलाइट में ड्राई होगी। कंटिन्यूस विंड का इफेक्ट आ रहा है, रेनफॉल का इफेक्ट आ रहा है, और केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है बाय द मीन्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वहाँ नॉर्मली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स अकर्स वहाँ हो सकता है। अगर हम बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के बेसिस पे, जैसे लाइकेन है वो रॉक की सरफेस पे ग्रो कर जाता है, और वो वेरियस टाइप के केमिकल्स रिलीज करेगा जिसके कारण ब्रेक डाउन होगा रॉक का। और जो ट्रीज की रूट पार्ट है वो क्रिवाइसिस मतलब जो दरार, छेद वगैरह वहाँ हैं उनमें एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण भी वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रहा है। मिनरल मैटर जो है आपके पास, उसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रेवल, कॉर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले, ये मतलब उनके साइज के बेसिस पे है बेटा, कि ये सबसे बड़ा, फिर फाइन 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 और छोटा पार्टिकल होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉमी सॉइल की बात कर रहे हैं तो उसमें है ये 1:2:2 रेशो। क्ले सिल्ट, ये 1 है पार्ट क्ले का, 2 पार्ट है सिल्ट, और 2 पार्ट है उसका सैंड वाला हिस्सा। और ये जो लॉमी सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट कंसीडर की जाती है। क्लेई सॉइल के अंदर 40% पार्ट, मेजर हिस्सा क्ले का बना होता है। सैंडी सॉइल के अंदर क्ले पार्ट बहुत कम होता है, और उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले पार्ट कम होने के कारण बहुत कम हो जाती है। सेकंड जो हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक मैटर 5% है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब सॉइल का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के कारण बना है, जैसे माइक्रोब्स की जो हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और डार्क कलर में ह्यूमस फॉर्मेशन वो करते हैं। ह्यूमस क्या है? डार्क कलर में अपर लेयर ऑफ द सॉइल, सबसे ऊपर वाला लेयर, जिसके कारण फर्टिलिटी बढ़ रही है। और ऑर्गेनिक मैटर ये ऐड कर रहा है डिकम्पोजिशन और डेड, और जितना भी वेस्ट है मतलब डेड और डिकेइंग मटेरियल, उसकी डिकम्पोजिशन के थ्रू। प्लांट और एनिमल्स बाय द माइक्रोब, मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर प्लांट और एनिमल्स का है उसकी डिकेइंग हो रही है माइक्रोब्स की हेल्प से, जो बहुत नेसेसरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ से ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता है। नेक्स्ट है वाटर। बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स जो है वाटर पोर्स, सॉइल के पोर्स जो हैं वहाँ पे ये वाटर प्रेजेंट होता है, और रेनफॉल एक सोर्स कंसीडर कर सकते हो आपकी वाटर मिला है। और जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं, जैसे हम कैपिलरी वाटर की बात करें, वाटर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो पानी प्रेजेंट, आपको पता भी है बेटा, कैपिलरी वाटर इज द ओनली वाटर फॉर्म विच इज अवेलेबल टू द प्लांट। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में अवेलेबल है, और कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये क्या है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एक पुल का काम करती है, और रूट हेयर्स के थ्रू ये पानी जो है वो सक किया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स के साथ एक पतली सी कोटिंग बना देते हैं, और उस वाटर को कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट है कंबाइंड वाटर। जब वाटर केमिकली कंबाइंड कर जाए सॉइल पार्टिकल्स जैसे सिलिका के साथ, तो उसे कंबाइंड वाटर कहेंगे। ग्रेविटेशनल वाटर, जब वाटर आपके पास जो तो वाटर टेबल है उससे नीचे वाले लेवल पे, उससे नीचे आ जाए, तो डाउनवर्ड मूवमेंट कर जाए, तो उसे ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। जितने भी वाटर फॉर्म अवेलेबल हैं, इनमें से जो मैंने आपको अभी बताया अवेलेबल वाटर है वो सिर्फ कैपिलरी वाटर है। बाकी आपके पास जो प्लांट यूज़ नहीं कर पा रहे उसे हम नॉन अवेलेबल वाटर कहते हैं, जैसे कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक और ग्रेविटेशनल वाटर। फिर एक टर्म है फील्ड कैपेसिटी।
क्वांटिटी ऑफ द वाटर कैन रिटेन आफ्टर फ्लोइंग डाउन, मतलब इसने क्या कहा है कि कितनी क्वांटिटी वाटर की रिटेन की जा सकती है सॉइल के अंदर जब वो ग्रेविटेशनल वाटर फ्लोइंग डाउन ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉन एज फिल्ड कैपेसिटी, मतलब कि कितना उसके अंदर वो बच गया है कंटेंट, टोटल भी आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे है आपके पास एयर, सॉयल पोर्स के अंदर ही एयर प्रेजेंट है, और जो यहाँ सॉयल के अंदर एयर प्रेजेंट होगी उसकी आप थोड़ा सा मतलब नॉर्मली एटमॉस्फेयर वाली एयर से वो थोड़ा अलग है। द एयर ऑफ सॉयल हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन। फिफ्थ कंपोनेंट है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम बोथ फ्लोरा और फोना मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंसीडर करेंगे। जैसे माइक्रोफ्लोरा, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स आप इसमें इंक्लूड करोगे, जैसे राइज और इनके अंदर आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम और एजोबैक्टर अटैच रहते हैं। कुछ नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन और डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी अटैच रहते हैं। मैक्रोफ्लोरा बड़े प्लांट्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू माइक्रो से थोड़े से बड़े आप कंसीडर कर सकते हो बस। और माइक्रोफोना छोटे छोटे आपके पास एनिमल पार्ट आप कंसीडर करोगे, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, प्रोटोजोन्स। और मैक्रोफोना इसमें आ जाएंगे आपके अर्थवॉर्म, स्पाइडर, रैट, सेंटीपिड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट, ये तो हो गई कंपोजिशन की बात। नेक्स्ट है आपके पास सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं तो ये 4 रीजन शो होते हैं। वन इज द ऑरिजिन ए, ठीक है, देन सॉरी बेटा, ऑरिजिन ए, ऑरिजिन बी, ऑरिजिन सी एंड ऑरिजिन डी, ठीक है। ये 4 हमेशा आप जैसे जैसे नीचे जाओगे सॉइल के यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बढ़ता चला जाएगा। ऑरिजिन ए की अगर हम बात करें तो उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिटर और ह्यूमस, ठीक है, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स, फिर और फाइन पार्टिकल्स, फिर थोड़े से आपके पास बड़े साइज में आने शुरू हो जाएंगे, फिर बिल्कुल रॉकी एरिया वो कवर करेगा सॉइल प्रोफाइल। देखिए ऑरिजिन ए की जब हम बात कर रहे हैं तो ये टॉप सॉइल की लेयर है, डार्कर है और लूजर इन टेक्सचर, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स उसके पास नहीं है एज कम्पेयर टू बी ऑरिजिन। प्लांट्स और एनिमल मैटर जो है वो यहीं कलेक्ट होता है और यहीं पे उसकी डिकम्पोजिशन शुरू हो रही है। बिलो द लीटर इज द ह्यूमस, लीटर के नीचे क्या है आपके पास ह्यूमस पार्ट है और उसमें ऑर्गेनिक और जो मिनरल मटेरियल है वो ज़्यादा है। ऑरिजिन बी की अगर हम बात करें तो उसमें सॉइल पार्टिकल्स है स्मॉलर पार्टिकल एंड कॉम्पैक्टेड एज कम्पेयर टू, मतलब सी के कंपैरिजन में वो छोटे होते हैं। और मिनरल ब्राउट बाय द रेन वाटर के थ्रू जो है पानी के थ्रू मतलब मिनरल्स आ रहे हैं अपर ऑरिजिन से और यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। ऑरिजिन सी की बात करें तो इसमें वेदर्ड मटेरियल जो पेरेंट रॉक से आया है डायरेक्टली, उसमें न्यूट्रिएंट पार्ट नहीं है वो है। और ऑरिजिन डी में पेरेंट रॉक मतलब बहुत बड़े साइज के पार्टिकल आ जाते हैं। सबस्ट्रेटम एक टर्म है, सबस्ट्रेटम का मतलब क्या है, सॉलिड मीडियम, ठीक है, और इन विच ऑन और इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, इसके अंदर या इसके ऊपर क्या है ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेटम अवेलेबल होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है आपके पास, उसके पास वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेटा अवेलेबल है, सॉइल सपोर्ट है, प्रोटोजोन्स हैं, मैनी मैमल्स एंड अदर इंसेक्ट्स लाइक सेंटीपिड, मिलीपिड एटसेट्रा, मतलब अलग अलग वो एक सबस्ट्रेटम पे रह सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म। और ये आपके पास क्या है, बर्रोइंग, उस सबस्ट्रेटम में बर्रो की फॉर्म में की बिल बना के किसी पत्थर के नीचे कोई नेचुरल क्रिवाइसिस, दरार है, छेद है, डेब्रिस, कोई कूड़ा कचरा है, वहाँ कहीं पे भी मतलब वो रह सकते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स है वो सॉइल के अंदर ही ग्रो कर रहा है। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो लिविंग सबस्ट्रेट पे भी रहते हैं, जैसे एपिफाइट्स। एपिफाइट्स क्या हैं, जो किसी प्लांट के सरफेस पे ग्रो कर जाएं, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स जिनमें हैं, मतलब वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे मॉस, ऑर्किड, ये आपके पास एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। एपिजोइक, जो किसी एनिमल की बॉडी पे ग्रो कर जाएं, जैसे हाइड्रोजून्स ग्रोन ऑन द स्पंजेस पे ग्रो कर जाते हैं। एंडोपैरासाइट, जो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर पैरासाइट है, जैसे टीनिया, लीवर, फ्लक। एक्टोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर मतलब आउटर सरफेस पे है पैरासाइट, जैसे लीच, लाइस, ये ब्लड सक करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है कि फिजिकल फीचर क्या है, कि कोई हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, स्लोप है, रॉकी है, वैली है, कि क्या है फिजिकल फीचर उस एरिया का, उस सबस्ट्रेटम का। और टोपोग्राफी बहुत अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को ऑर्गेनिजम्स के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। और क्योंकि
जहाँ टॉपोग्राफी के अंदर लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग लाइट इंटेंसिटी, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, नेचर ऑफ सॉइल सब डिसाइड होता है। मान लीजिए ऐसे कोई हिली एरिया है तो यहाँ पे अगर सनलाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे कम अवेलेबल हो रही है, बारिश इधर ज़्यादा हो गई तो यहाँ कम है, वो सारे रीज़न यहाँ इससे रिलेट करते हैं। फिर एक टर्म है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किसी भी एनिमल को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है प्रीडेटर से और एनिमल से जो प्रे के मतलब उसको प्रे तक पहुंचाने में या उसको बचाने में हेल्पफुल है। जैसे डेजर्ट एनिमल हैं लाइक लिजार्ड, स्नेक, वो सैंड कलर के हैं ताकि उनके प्रीडेटर उन्हें इजीली आइडेंटिफाई ना कर सकें, वो अलग से दिखे नहीं। और जो एलिफेंट है वो स्किन कलर में है। राइनोसिरोज जो है वो ट्री ट्रंक से मैच करता है। जेलीफिश हैं वो ग्लासी हैं, वाटर जैसी हैं बिल्कुल। कैमलियन है वो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है, मतलब कैमोफ्लेग की उसके पास प्रॉपर्टी है। फिर हैं मिनरल्स, जो असेंशियल मिनरल्स हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, देयर अवेलेबिलिटी एंड कंसंट्रेशन कंट्रोल्स द, कि उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी कंसंट्रेशन में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग जो माइक्रोब्स का, प्लांट्स का और एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड होता है। अगर एक्सेस है तो भी प्रॉब्लमेटिक है और डेफिशिएंसी है तो भी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे हम लेग्यूमिनस प्लांट की बात कर रहे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट वाला पार्ट है, रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल हैं। और सॉयल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें इज़ वेरी डिफिशिएंट, उसमें कॉपर और जो कोबाल्ट है वो मिनरल आयन कम है, जिसके कारण वहाँ पे मतलब जो कैटल्स वगैरह है, शिप वगैरह है, वो प्रॉपरली मतलब वहाँ नहीं रखे जा सकते हैं। फिर है पीएच, ऑप्टिमम पीएच रेंज जो है वो नेसेसरी है मोस्टली ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे स्नेल और अर्थवर्म, ठीक है, ये एसिडिक सॉइल में नहीं मिलेंगे। चिनोपोडियम आपका बथुआ जो होता है, चिनोपोडियम एल्बम, ये ग्रोज इन सॉल्ट रिच सॉइल, जहाँ सॉल्टी एरिया वहाँ ज़्यादा होता है। राइजोफोरा जो है आपके पास वो मार्शी एरिया में, ये तो आपको पता ही है, मार्शी एरिया में दलदली इलाके में ग्रो करता है। फिर है नेक्स्ट, ये सारे हैं बेटा आपके पास एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बायोटिक फैक्टर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेंट है वो कहलाएगा बायोटिक फैक्टर, और इनके बीच में इंटरेक्शन जो हो रहा है, ठीक है, एक है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में, उसे कहेंगे हम इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक जो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में हो। जब हम बात कर रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो हैं आपके पास वो फोटोऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में है, अपना फूड खुद बना सकते हैं। और जब उनके अंदर मतलब जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है उनके लिए वो आपस में कंपटीशन शो कर रहे हैं, और यही कंपटीशन के कारण क्या है, जो सर्वाइवल फैक्टर है वो निकल के आता है। और उस सर्वाइवल फैक्टर में सिर्फ वो स्पीसीज सर्वाइव करेंगे जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं अपने रिसोर्सेज को, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको ऑब्टेन करने में। इसी कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट हैड डेवलप्ड मैनी कैरेक्टर्स। उन्होंने जैसे स्ट्रेटिफिकेशन कर लिया, जैसे बहुत बड़े प्लांट हो गई उनकी एक लेयर हो गई, फिर उनसे छोटे प्लांट की एक लेयर होगी, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, और फिर ग्रासी, मतलब इसको सनलाइट यहाँ 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 सबको मिल रही है, स्ट्रेटिफिकेशन उन्होंने शो कर दिया। और माइकोराइजा मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन उन्होंने शो कर दिया। और स्टार्टेड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी वो शो करते हैं। कार्निवोरस हैबिट भी वो शो करते हैं, जैसे नाइट्रोजन की कमी के कारण कई इंसेक्टिवोरस जो प्लांट हैं। फिर है रेंज ऑफ टॉलरेंस, ये देखिए बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ये चैप्टर इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है। ये देखो बेटा, एक है ऑप्टिमम रेंज, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ पॉसिबल है। बेल शेप्ड कर्व हम देखेंगे कि धीरे धीरे शुरू और टॉप तक पहुंच जाता है, ठीक है, ऑप्टिमम रेंज। फिर ऑप्टिमम रेंज के एक साइड पे है मिनिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस और दूसरी साइड पे है मैक्सिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस जो बढ़ती जाती है। स्ट्रेस जोन, जैसे आप मैक्सिमम वाली गए स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया। और ये लिथल जोन, अगर आप इसको भी क्रॉस करते हैं तो लिथल जो डेथ कॉजिंग है। यहाँ पे भी अगर कम भी हो रहे हैं फैक्टर, मतलब जो भी आपके जैसे टेम्परेचर ही मान लो कि ये ऑप्टिमम रेंज है, बढ़ा रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, घटा रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग सेटअप होता है, ठीक है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, ये रेंज ऑफ टॉलरेंस। जो कंसेप्ट है ये रेंज ऑफ टॉलरेंस का वो वी शेल्फोर्ड ने दिया था 1971 के अंदर। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एवरी एनवायरमेंटल फैक्टर, फॉर एवरी एनवायरमेंटल फैक्टर अ स्पीसीज हैज़ अ रेंज ऑफ टॉलरेंस। आप किसी भी एनवायरमेंट फैक्टर को ले लो, चाहे रेनफॉल ले लो, टेम्परेचर ले लो, कुछ भी ले लो आप, ह्यूमिडिटी वगैरह, लाइट वगैरह, एक जो मैक्सिमम रेंज होती है जो ऑप्टिमम रेशो के बीच में, और उसके दोनों साइड पे आपके पास क्या है, स्ट्रेस जोन और लिथल जोन है। इस जो ऑप्टिमम रेंज है
इसमें क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे ज़्यादा सुटेबल होंगे, सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की यहाँ होगी, सर्वाइवल यहाँ होगा। इसमें बेल शेप्ड कर्व जैसा हमने देखा डायग्राम में। स्ट्रेस जोन में क्या होगा, दोनों साइड पे ऑप्टिमम जोन के स्ट्रेस जोन है। और लिथल जोन क्या है, आपके पास स्ट्रेस जोन के दोनों साइड पे लिथल जोन है, जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, सुटेबल